नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ साथियों, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। जिस दिन से बीपीएससी का सिलेबस जारी हुआ है साथियों और उसमें इंग्लिश विषय को रखा गया है, तो कई सारे साथी इंग्लिश को लेकर काफ़ी दुविधा में पड़े हुए हैं। उन्हें इंग्लिश भारी लग रही है, किन्हीं साथियों को मैथ भारी लग रहा है। तो ये स्मार्ट ज्ञान अड्डा का ये आपसे वादा है साथियों कि अब आपको इंग्लिश या मैथ या बीपीएससी द्वारा जारी किया गया सिलेबस का कोई भी पॉइंट भारी नहीं लगेगा। बस आपसे एकमात्र गुजारिश है साथियों कि अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको बीपीएससी द्वारा जारी की गई प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की परीक्षा के सारे सिलेबस को संपूर्ण रूप से तैयार करवाएगी और साथ ही साथ बीटेट सीटेट एस्टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षा को भी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है और शिक्षा जगत और शिक्षक से जुड़े हुए ताजे ताजे अपडेट्स दिए जाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है साथियों, इसको सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कर दें। जी हाँ साथियों, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अगले पड़ाव पर। और उससे पहले उठबांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, अगर हिम्मत की ज्वाला नहीं है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ साथियों, आज का वीडियो देखने के बाद आपको इंग्लिश का विषय जो काफ़ी जटिल और कठिन लगता है, काफ़ी आसान और सरल लगने लगेगा और ये उम्मीद आपको जग जाएगी साथियों कि स्मार्ट ज्ञान अड्डा के रहते हुए आपको बीपीएससी पीटी को क्रैक करने से, बीपीएससी प्रधान अध्यापक की परीक्षा को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर, लेते हैं आज का अगला स्लाइड, देखते हैं क्या कुछ है इंग्लिश पेडागोजी में। आज इस इंग्लिश पेडागोजी में हम लोगों ने लेकर के आए हैं साथियों इंग्लिश के नेचर को, इंडिया में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश का क्या करेक्टरिस्टिक्स है, लैंग्वेज का क्या स्किल होता है साथियों, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया और ऐसे सारे बहुत सारे चीज़ों को, इंग्लिश के डिफिनेशन को, इंग्लिश के ओरिजिन को, इंग्लिश के फंक्शन को, इंग्लिश के प्रिंसिपल को, इंग्लिश के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ढेर सारी चीज़ों को लेकर आए हैं साथियों। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश पेडागोजी में बहुत ही आसानी से सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट मिलेंगे, काफ़ी सुंदर सुंदर चित्रों का समावेश किया गया है साथियों इस अंक में, इसीलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ये आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों आपको। तो ये सारे जो ट्रेलर दिखाए जा रहे हैं आपको इंग्लिश पेडागोजी के, तो ये सारे ट्रेलर्स आपके बीच से अभी आएंगे साथियों, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और हम लोग शुरू से लेकर अंत तक इन वीडियोज़ को देखेंगे। तो फिर देर नहीं करते हैं और चलते हैं और आरंभ करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला स्लाइड। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके बीच आज का पहला स्लाइड। जी हाँ साथियों, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। जी हाँ साथियों, ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो है दिखाई पड़ रहा है आपको, ये किसी भी भाषा का पेडागोजी होती है साथियों। पेडागोजी को हम लोग शिक्षण शास्त्र कहते हैं साथियों। ये शिक्षण शास्त्र किसी भी भाषा में हो सकता है, ये सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हिंदी नहीं, मैथ नहीं, किसी भी भाषा के लिए ये शिक्षण शास्त्र एक विषय होता है साथियों। और ये शिक्षण शास्त्र की जो डिफिनेशन दी गई है, लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ ए कल्चर, इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग। रीता मे ब्रोन। जी हाँ साथियों, रीता मे ब्रोन ने कहा कि लैंग्वेज क्या होता है साथियों, रोड मैप होता है, एक सड़क का नक्शा होता है किसी भी कल्चर के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए। इट टेल्स यू, जो आपको बताती है, क्या बताती है, वेयर इट्स पीपुल, इसके लोग कम कहाँ से आते हैं, एंड वेयर दे आर गोइंग, और कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपके लैंग्वेज के द्वारा ही ये पता चलता है कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर भाव छुपा हुआ है साथियों कि आपकी लैंग्वेज आपके भविष्य को बताती है और आपके भूत को भी बताती है साथियों कि आपकी ओरिजिन क्या है और आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो ये रीता मे ब्राउन की काफ़ी महत्वपूर्ण डिफिनेशन है ये लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के। तो लैंग्वेज वो जरिया है जिसके द्वारा हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं इसकी जानकारी होती है। जी साथियों, लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ कल्चर, इट टेल्स यू, आपको बताती है, वेयर इट्स पीपुल कम, कहाँ से इनके लोग आते हैं, एंड वेयर दे आर गोइंग, और कहाँ वे लोग जा रहे हैं। ये रीता मे ब्राउन द्वारा बताया गया है। तो चलते हैं साथियों, लेते हैं आज का अगला स्लाइड। ये लैंग्वेज के बारे में हो गया और लैंग्वेज के बारे में अब देखते हैं कि लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जी हाँ साथियों, द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वी।
जी हाँ साथियों, लिंग्वी वर्ड से, लैटिन वर्ड लिंग्वी से लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ साथियों, लैंग्वेज जिसे भाषा कहते हैं हम लोग, लिंग्वी से उत्पत्ति हुई है। LINGUE। जी हाँ साथियों, LINGUE। कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं, विच मीन्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग, जिसका मतलब होता है जीभ के द्वारा उत्पत्ति करने वाला। ये जो जीभ दिख रहा है टंग साथिया, इसके द्वारा उत्पत्ति करने वाला। लेकिन हम लोग लैंग्वेज को वोकल कोड्स यानी स्वर ग्रंथियों से भी उत्पन्न करते हैं। तो स्वर ग्रंथि तो साइंस में आएगा, वोकल कोड्स। जी हाँ साथियों, लेकिन यदि आपका यहाँ पर इंग्लिश में आ गया कि लिंग्वी का मीनिंग क्या हुआ, जिससे लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका मतलब हुआ है प्रोड्यूस्ड विथ टंग, यानी कि जीभ से उत्पन्न होने वाला। हैंस लैंग्वेज मीन्स ए थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद द टंग। अतः लैंग्वेज एक ऐसा चीज है जिसे हम लोग जीभ के द्वारा उत्पन्न करते हैं। जीभ का यहाँ पर भाव है वोकल कोड। साइंस में जीभ के साथ साथ वोकल कोड यानी जो हमारी स्वर ग्रंथियां होती है वो भी हमें लैंग्वेज को उत्पन्न करने में मदद करती है। जी हाँ साथियों, वीडियो पर बने रहेंगे। आपका आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इंग्लिश जैसे जटिल और कठिन विषय को आपके लिए बहुत ही आसानी से आसान शब्दों के साथ यहाँ पर समझाया गया है, सुंदर सुंदर चित्रों के माध्यम से। जी हाँ साथियों, द वर्ड लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वी। लिंग्वी से उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड विद द टंग, यानी कि जीभ से उत्पन्न होने वाला। हैंस लैंग्वेज मीन्स ए थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद द टंग। अतः लैंग्वेज एक चीज है, भाषा एक चीज है, जिसका मतलब क्या होता है, जीभ से उत्पन्न होने वाला। यदि हिंदी में यही सवाल आ जाए कि भाषा क्या है, तो उसका अर्थ होगा जीभ से उत्पन्न होने वाला। और इसके साथ यदि वोकल कोड यानी स्वर ग्रंथि भी आ जाए तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे साथियों। लेकिन लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, प्रोड्यूस्ड विद द टंग, यानी कि जीभ से उत्पन्न होने वाला। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। थोड़ा ज्यादा समय ले लेते हैं क्योंकि कई सारे साथी इंग्लिश की जटिलता को लेकर के फोन कर रहे थे, तो इसको देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, शुरू से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाइए। एक उम्मीद की किरण जगेगी कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश अब आसान लगेगा साथियों। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, ब्लेक एंड ट्रेगर्स के द्वारा यहाँ पर लैंग्वेज को परिभाषित किया गया है। लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल, जी हाँ साथियों, आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मींस ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कम्युनिकेट्स। जी हाँ साथियों, यहाँ आर्बिट्रेरी शब्द का प्रयोग किया गया। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मन माना। कैसा साथियों, मन माना, अपना मन से। तो लैंग्वेज किसी भी भाषा का जो कोई भी लैंग्वेज जो होता है वो वोकल सिंबल्स होता है। अभी वोकल कोड्स की बात कर रहे थे सारी साथियों पिछले स्लाइड में कि वोकल सिंबल्स होता है, यानी कि वो मन माना, अपने मन से कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, और वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से की जाती है, वोकल कोड्स के द्वारा। बाय मीन्स ऑफ विच, जिसके द्वारा सोशल ग्रुप कम्युनिकेट्स, जिसके द्वारा कि जो सामाजिक समूह होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से संचार करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो लैंग्वेज एक ऐसा मनचाहा स्वर ग्रंथियों से द्वारा निर्मित चिन्ह है जिसकी सहायता से सामाजिक समूह के लोग अपने विचारों का, अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये ब्लॉक और ट्रिगर्स के द्वारा दिया गया लैंग्वेज का डिफिनेशन है साथियों। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्या कुछ है आगे। ये रहा आपके बीच। जी हाँ साथियों, ओट्टो जेस्पर्सन ने भी लैंग्वेज को परिभाषित किया। ये सारे वर्ल्ड फेमस परिभाषाएं हैं साथियों, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ साथियों, लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स। यहाँ पर मानव की आदत को बताया गया। द पर्पस ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग्स, स्पेशली टू इम्पैक्ट देन टू अदर्स। जी हाँ साथियों, लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स है। मानव का एक आदत है, मानव के आदतों का एक समूह है, एक सेट है, एक समुच्चय है। मानव के आदतें का एक क्या है, समुच्चय है। द पर्पस ऑफ विच, जिसका उद्देश्य है टू गिव एक्सप्रेशन, यानी कि आपकी अभिव्यक्ति को देना। ह्यूमन थॉट्स, किस चीज की अभिव्यक्ति की, आपके विचारों की, आपकी फीलिंग्स की, आपकी संवेदनाओं की, आपके विचारों की अभिव्यक्ति को देना। स्पेशली टू इम्पार्ट देम टू अदर्स, यानी दूसरे लोगों के द्वारा, जिन आदतों के द्वारा आप अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, इस उद्देश्य से जिन आदतों का आप उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है साथियों,
लैंग्वेज कहलाता है। ये ओट्टो जेस्पर्सन के द्वारा लैंग्वेज की परिभाषित किया गया है साथियों। लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स द पर्पस ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग स्पेशली टू द इम्पार्ट देम टू अदर्स, यानी कि दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट किया जाता था वहीं पर इम्पैक्ट शब्द का यूज किया गया है। जो अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को हम लोग दूसरे के साथ जो अभिव्यक्त करते हैं उसके लिए जिन आदतों के समूह का हम लोग उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है साथियों? वो हमारी भाषा लैंग्वेज कहलाती है। तो हिंदी में भी आपको यही परिभाषा काम आएगा साथियों, बस हिंदी के जो अलग परिभाषा देने वाले जो विद्वान होंगे वो नाम अलग होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है साथियों पेडागोजी का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मैथ हो, सबके लिए सेम होता है साथियों। जैसे अभी हम लोग लेंगे आगे लैंग्वेज स्किल लेंगे, तो जो लैंग्वेज LSRW जो लैंग्वेज स्किल होता है वो सबके लिए सेम होता है साथियों। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। आगे देखते हैं क्या कुछ है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। जी हाँ साथियों, भारत में अंग्रेजी का क्या महत्व है? जी हाँ साथियों, द इम्पोर्टेंस इंग्लिश हैज बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल बोथ इन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड इन आवर नेशनल लाइफ। जी हाँ साथियों, अंग्रेजी का हमारे जो है शैक्षणिक पद्धति में और हमारे डेली नेशनल जीवन में भी काफी महत्व है। इंग्लिश वाज सुप्रीम ड्यूरिंग द प्री डिपेंडेंट इंडिया, यानी कि आज़ादी से पहले तो इंग्लिश का बोलबाला था साथियों, सर्वे सर्वा था इंग्लिश। इट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ साथियों, एक कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूल्स एंड कॉलेज। आज भी जो है हमारे प्रशासनिक विभाग में इंग्लिश भाषा का ही उपयोग किया जाता है, और अपने बिहार में तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन देश के कई प्रांतों में अभी भी इंग्लिश क्या है साथियों? एक कंपलसरी यानी कि एक आवश्यक विषय है। इंग्लिश स्टिल ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर एजुकेशन सिस्टम। और आज भी इंग्लिश अपने जो शिक्षण की पद्धति है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, साथ ही साथ एंड द लाइफ ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के जीवन में भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसका साथियों? इंग्लिश का। तो देखते हैं अगला स्लाइड क्या है, देखते हैं। जी हाँ साथियों, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का क्या महत्व है साथियों? तो इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ साथियों, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि कार्यालय के कार्यकलाप की भाषा है। इट इज लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, ये न्यायालय की भाषा है। आपने कोर्ट के ऑर्डर को देखा होगा, कभी भी वो हिंदी में नहीं लिखती है साथी, कई लोग उसका मीनिंग लगाने में ही पसीने छूट जाते हैं साथियों। इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो देश का दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है साथियों, उस व्यापार के लिए अंग्रेजी भाषा का ही यूज किया जाता है। इट इज द विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इंग्लिश भाषा के द्वारा ही आप दूसरे देश में जा करके दूसरे देशों के साथ जो है एक आप रिश्ता जोड़ सकते हैं, नया संबंध बना सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं विंडो ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि अन्य देशों के साथ आप संबंध बना सकते हैं। यदि आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका कहीं भी आसानी से घूम करके आ सकते हैं। जी हाँ साथियों, इसी का मतलब होता है विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। विंडो हम लोग खिड़की से आर पार करते हैं, खिड़की से किसी पड़ोसी से बात करते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी यदि आपके पास है तो वो ऐसा खिड़की है कि आप मॉडर्न वर्ल्ड से बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, फेस टू फेस हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। क्या कुछ है अगले स्लाइड में, देखते थे। प्लेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो इंग्लिश का क्या प्लेस है? तो इंग्लिश इज द फॉरेन लैंग्वेज फॉर इंडियंस। ये भारतीयों के लिए क्या है? ये विदेशी भाषा है। जी हाँ साथियों, इंग्लिश इज टाउट इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ से प्रश्न आते हैं इंडिया में किस तरह के इसे पढ़ाया जाता है साथियों? ये द्वितीय भाषा के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इन रशिया, चाइना, पाकिस्तान, फ्रांस एंड जर्मनी एक्सेट्रा, और रूस, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस और जर्मनी में भी ये द्वितीय भाषा ही है। इंग्लिश इज ऑल्सो टाइट एज ए सेकेंड लैंग्वेज, बट इन यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा इंग्लिश इज टाउट एज फर्स्ट लैंग्वेज। यहाँ पर टाउट होगा साथियों। जो यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अंग्रेजी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। जी हाँ साथियों, ये इंडिया में इंग्लिश का प्लेस हो गया, साथ ही साथ वर्ल्ड में प्लेस हो गया। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आते रहते हैं साथियों, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, काफी महत्वपूर्ण आगे आने वाला है साथियों। स्किल जो है आपको वहां पर
ट्रिक के सहायता से बताया जाएगा किस तरह से आप लैंग्वेज के स्किल को आसानी से याद कर सकते हैं साथियों। द सेंसस ऑफ इंडिया, जी हाँ साथियों, जो भारत का जनगणना जो किया गया 1971 में, रिवेल्ड दैट द 380 लैंग्वेजेज और डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया विच कैन बी ग्रुप्ड इन 14 लैंग्वेज। जी हाँ साथियों, जो कि 1971 का जो जनगणना किया गया उसने रिवेल्ड किया, उसने खुलासा किया कि भारत में 380 भाषाएं और डायलेक्ट्स मतलब होता है साथियों उपभाषा, जिसे क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, आर स्पोकन इन इंडिया, जिसको कि 14 समूह में बांटा गया और उसको संविधान के अनुसूची शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया। किनको? जो 1971 में 380 भाषाएं और उपभाषाएं यानी लैंग्वेजेज और डायलेक्ट्स जो रिवेल्ड किए गए, जिनका खुलासा किया गया 1971 के जनगणना के द्वारा। लोगों ने जो जनगणना किया कि भारत में 380 भाषाएं और उपभाषाएं बोली जाती है, जिसको कि 14 समूहों में बांटा गया। कितने समूहों में बांटा गया? 14 समूहों में। यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं और इन सारे भाषा के 14 समूह को किस में रखा गया? 8वीं अनुसूची में रखा गया, संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया। हिंदी इज द फर्स्ट लैंग्वेज इन इंडिया एज इट इज स्पोकन बाय मोर देन 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बट इंग्लिश इज ओनली लैंग्वेज विच इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ एडुकेटेड पीपल इन ऑल ओवर द कंट्री। जी हाँ साथियों, कि देश में 30% से ज्यादा आबादी क्या करती है? हिंदी बोलती है, इसलिए हिंदी क्या है? यहाँ की पहली भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? फर्स्ट लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? एजुकेटेड पीपुल की लैंग्वेज है। यानी कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है आप एजुकेटेड है। ये पूरे देश में ऐसी मान्यता है कि अंग्रेजी कौन से लोग बोलते हैं? जो पढ़े लिखे हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया? विच इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल। द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल कौन है भारत में? इंग्लिश है साथियों। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का स्लाइड। जी हाँ साथियों, स्किप नहीं करेंगे साथियों, काफी महत्वपूर्ण स्लाइड आने वाला है। लैंग्वेज स्किल को आपको क्लियर कर दिया जाएगा साथियों। तो यहाँ पर FG फ्रेंच ने क्या कहा है साथियों इंग्लिश के विषय में, इसको जान लेते हैं। FG फ्रेंच ने क्या कहा है साथियों? तो FG फ्रेंच ने कहा, नो लैंग्वेज एंशिएंट और मॉडर्न कैन बी कंपेयर्ड विद इंग्लिश इन नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस इन विच लैंग्वेज स्पीकन, रिटन एंड रीड। तो FG फ्रेंच ने कहा कि कोई भी ऐसी भाषा नहीं है, चाहे वो प्राचीन भाषा हो या आधुनिक भाषा हो, जिसकी तुलना की जा सके अंग्रेजी से। जितने तरह के क्षेत्रों में ये बोली जाती है, जितने घरों में बोली जाती है, जितने कारखानों में बोली जाती है, जितने कार्यालयों में बोली जाती है, लिखी जाती है और पढ़ी जाती है, यानी कि इंग्लिश से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है साथियों। चाहे वो प्राचीन भाषा हो, चाहे वो आधुनिक भाषा हो, जितने जगह पर इंग्लिश बोली जाती है, जितने घरों में, जितने कारखानों में, यानी कि बहुत जगह इंग्लिश बोली जाती है। इससे किसी दूसरे भाषा की तुलना नहीं है। After independence, drastic change came regarding English in India. It seems to be the compulsory subject and the medium of instruction. और थोड़ा सा आज़ादी के बाद इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और अभी भी ये है कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इंडिया में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने बिहार में नहीं है साथियों मैट्रिक तक। और ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि निर्देश देने का एक माध्यम है। बहुत सारे जगहों पर अंग्रेजी में ही लोग निर्देश देते हैं साथियों। तो ये इस तरह से ये स्लाइड समाप्त होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड अब आ गया आपके बीच साथियों। लैंग्वेज स्किल को लेकर के आज आए हैं आपके बीच साथियों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज का स्लाइड है साथियों, तो इसको देख लेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा होगा साथियों तो वीडियो को आपको छोटा कर देंगे। ये लैंग्वेज स्किल लेने के बाद साथियों वीडियो को समाप्त करेंगे, तो फिर अगले अंक में हम लोग देखेंगे। तो लैंग्वेज स्किल में हम लोग देख लेते हैं साथियों कि लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल। जी हाँ साथियों, उसको क्या कहा गया है? LSRW। जी हाँ साथियों, LSRW को आप याद करेंगे। LSRW ये लैंग्वेज स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि पहले हम लोग को सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, तब लिखना चाहिए, तब पढ़ना चाहिए, तब लिखना चाहिए। ये LSRW का सीक्वेंस होता है साथियों। इसे सीक्वेंस यानी कि क्रम से या सिलसिलेवार ढंग से हम लोगों को करना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ स्किल मस्ट बी इन देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड इंटीग्रेटेड मेथड, देन ओनली दिस कैन बी लर्नड बेस्ट लर्नड। जी हाँ साथियों,
साथियों। इन चीज़ों को यानी लैंग्वेज स्किल को, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और लर्निंग को क्या कहा गया है साथियों कि एक क्रम से सिक्वेंशियल ऑर्डर में सीखना चाहिए और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड मैनर, जी हाँ साथियों, यानी कि एकीकृत रूप में, सबको अलग अलग करके सेपरेटेड रूप में हम लोग नहीं सीख सकते हैं। ये चारों के चारों को LSRW को एकीकृत यानी कि एक साथ सीखना है। सबको क्या करना है, एक साथ सीखना है। जैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं तो उसमें दाल चावल नमक हल्दी सब एक साथ चला जाता है, उसको चावल दाल सब्जी के रूप में अलग नहीं करना। उसी तरह से किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो उसके स्किल होते हैं LSRW, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जो LSRW है उसको सीक्वेंस से करना चाहिए और एक साथ करना चाहिए इंटीग्रेटेड मैनर में। यहाँ से काफी सारे सवाल आते हैं, तो लेते हैं अगला स्लाइड, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। जी हाँ साथियों, तो ये आज का अगला स्लाइड है। जी हाँ साथियों, तो देख लेते हैं। लैंग्वेज स्किल इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल। जी हाँ साथियों, लैंग्वेज स्किल क्या होता है कि 4 बेसिक स्किल्स का डेवलपमेंट। लिसनिंग, इसको हम लोग सिमेंटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, ये बेस होता है साथियों। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले सुनना जरूरी होता है। जब तक कोई भी बच्चा किसी लैंग्वेज को सुनेगा नहीं साथियों तो वो नहीं सीख पाएगा। जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए हमें नींव की जरूरत होती है, बिना नींव के घर नहीं बन सकता है, उसी तरह से लैंग्वेज का सिमेंटिक एस्पेक्ट्स क्या होता है साथियों, लिसनिंग होता है। स्पीकिंग, फोनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, ये टंग वोकल कॉर्ड के द्वारा होता है, यानी कि जो बोल रहे हैं हम लोग साथियों, और फोनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज कहलाता है। ये स्पीकिंग होता है, ये दूसरा होता है। इसके लिए हमारे टंग जरूरी है, वोकल कॉर्ड जरूरी है और फ्लुएंसी। स्पीकिंग में हमारा फ्लुएंसी आना चाहिए, यानी धारा प्रवाह। ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि वो धारा प्रवाह के साथ अंग्रेजी बोलता है। तो ये फ्लुएंसी शब्द किस चीज में आता है साथियों, स्पीकिंग में आता है। रीडिंग, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। रीडिंग में क्या होता है, फोनेटिक के साथ साथ कैसा एस्पेक्ट होता है, ग्राफिक, यानी जो कुछ अभी लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर, तो कुछ चित्र बनाए गए हैं और मैं यदि इसको पढ़ रहा हूं तो ये फोनेटिक बोल भी रहा हूं और कुछ चित्र भी देख रहा हूं। तो इसमें रीडिंग में दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं, फोनेटिक कम ग्राफिक। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारे पॉइंट्स है। ये एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, रीडिंग क्या है, फोनेटिक कम ग्राफिक। राइटिंग, ग्राफिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ये ग्राफिक होता है। और राइटिंग के लिए क्या होता है, ये राइटिंग में सिर्फ ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, यानी कि सिर्फ चित्र आते हैं, जो हम लोग लिख रहे हैं तो सिर्फ चित्र आता है। इसमें एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है और ये ग्रामर बेस्ड होता है साथियों। तो रीडिंग के लिए फ्लुएंसी और एक्यूरेसी राइटिंग के लिए, और सिमेंटिक एस्पेक्ट लिसनिंग के लिए। तो ये काफी वीडियो बड़ा हो रहा है साथियों, अगला स्लाइड को ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है, एक 2 स्लाइड को लेने के बाद जो है साथियों वीडियो को समाप्त कर देंगे साथियों। तो ये वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। LSRW, जी हाँ साथियों, 1+3, यानी कि L और R मिलकर के क्या होता है, लिसनिंग प्लस रीडिंग। जी हाँ साथियों, ये रिस्पेक्टिव स्किल्स है, यानी कि हम लोग रिसीव करते हैं, जब भी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो किसी चीज को क्या करते हैं साथियों, रिसीव करते हैं। ये रिस्पेक्टिव स्किल है, रिसेप्टिव स्किल है और ये पैसिव स्किल है, यानी कि इस समय हम लोग पैसिव यानी कि निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। और 2 और 4 जो है हमारा साथियों S+W, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग, ये एक्टिव स्किल है या प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं या एक्सप्रेसिव। ये सब पॉइंट से साथियों सवाल आते हैं कि रीडिंग आपका कैसा है या स्पीकिंग कैसा है। तो 2 और 4 क्या होता है, ये प्रोड्यूस, हम लोग जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं साथियों तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, और हम एक्टिव हैं, अभी आप सुन रहे हैं, आप पैसिव हैं साथियों। और एक्सप्रेस कर रहे हैं, मेरा मुंह चल रहा है, हाथ चल रहा है, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं। तो ये एक्सप्रेसिव यानी अभिव्यक्ति वाला स्किल है। तो यहाँ पर 2 और 4 और 1 और 3 से आप लोग L, R और SW से याद कर सकते हैं। ये रिसेप्टिव और पैसिव स्किल है 1, 3 और 2, 4 एक्टिव या प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल है। जी हाँ साथियों, अगला स्लाइड शायद अंतिम ले लेते हैं साथियों, काफी लंबा वीडियो हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आगे। 1+2 जो होता है लिसनिंग और स्पीकिंग, ये प्राइमरी स्किल होता है। दिस मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट, इसका पहले विकास करना चाहिए, लिसनिंग और स्पीकिंग का। बच्चे पहले सुनेंगे और फिर बोलेंगे। और 3 और 4 जो राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग जो होता है RW, ये रेनफोर्स्ड स्केल होता है, इसमें थोड़ा सा दबाव की जरूरत होती है। दीज मस्ट बी गिवन इक्वल, इसका भी उतना ही महत्व देना चाहिए R और W को। लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग ये प्राइमरी स्केल है और ये सेकेंडरी है, ये पहले डेवलप होता है और ये बाद में डेवलप होता है।
जी हाँ साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है साथियों, तो वीडियो को यहीं पर आज हम लोग समाप्त करेंगे और दूसरे अंक में फिर हम लोग जो एम ऑफ इंग्लिश या अन्य इंग्लिश के से संबंधित अन्य जो एस्पेक्ट्स बते हुए हैं उसको हम लोग लेंगे साथियों। तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।